हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के टॉपिक सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, मुदलियार आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, मुदलियार आयोग के बारे में समझेंगे। अब क्या था कि जो ये मुदलियार आयोग की हम बात कर रहे हैं, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं इसे। क्या हुआ कि 1951 में हमारी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने क्या किया, 1951 में 1951 में जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसको सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन अपॉइंट करने के लिए क्या क्या एडवाइस दी। उसने एक सलाह दी कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, वो क्या करे, एक सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, माध्यमिक शिक्षा आयोग को क्या करे, नियुक्त करे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने 23 सितंबर 1952, 23 सितंबर 1952 को क्या किया, गवर्नमेंट ने एक सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, माध्यमिक शिक्षा आयोग को क्या किया, नियुक्त किया। कौन सी डेट को, 23 सितंबर 1952 को। किसके अंडर पे ये जो कमीशन अपॉइंट हुई, उसके चेयरमैन कौन थे, उसके चेयरमैन थे लक्ष्मण स्वामी मुदलियार। क्या नाम था, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार, जो क्या थे उस टाइम पे मद्रास यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 23 सितंबर 1952 को सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन अपॉइंट की और इसके चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार। जो हमारी सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है उसके चेयरमैन के ही नाम की वजह से इसका जो हमारी सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है उसको हम मुदलियार कमीशन भी कहते हैं, क्योंकि कुछ लोग इसे सेकेंडरी एजुकेशन का नाम ही मुदलियार कमीशन इसके चेयरमैन के नाम के वजह से है। ठीक है। अब इस कमीशन का एम क्या था, इस कमीशन का उद्देश्य था कि वो क्या जाने कि 1952 में या 1951 के टाइम पे जो हमारी सेकेंडरी एजुकेशन थी उसका क्या कंडीशन है। मतलब उस टाइम पे जो हमारा सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा से रिलेटेड जो भी प्रणाली थी, जो भी सिस्टम था, उसकी क्या करना, उसकी जांच करना, उसको एग्जामिन करना, और जो भी उसने एग्जामिन किए है, जो भी जांच की है, उससे रिलेटेड वो क्या करे, सजेशन दे कि वो कैसे इम्प्रूव हो सकती है। इस कमीशन ने क्या किया, अगस्त 1953 में क्या किया, अपनी जो भी सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड रिपोर्ट थी उसको सबमिट किया। कब, अगस्त 1953 को। अब इस कमीशन के मेजर रिकमेंडेशन, जो इस आयोग की प्रमुख सिफारिश क्या थी, पहला क्या था कि जो हमारी सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम है, जो हायर सेकेंडरी सिस्टम है, उसमें डाइवर्सिफाइड कोर्स को इंस्टॉल करना। मतलब जो विविधीकृत पाठ्यक्रम होते हैं उनको उच्चतर प्राथमिक प्रणाली के साथ क्या की जाए, उनकी स्थापना की जाए, इंस्टॉल किया जाए। दूसरा इसका रिकमेंडेशन था 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, जो 3 भाषा सूत्र का फॉर्मूला है उसको सेकेंडरी एजुकेशन में अप्लाई करना। तीसरा, जो एजुकेशनल और वोकेशनल गाइडेंस है उस पे जोर देना, कि मतलब क्या है कि सेकेंडरी एजुकेशन में एक तो शैक्षिक और व्यवसायिक मार्गदर्शन पे जोर देना चाहिए। चौथा है कि उस टाइम पे जो एग्जामिनेशन सिस्टम था, जो परीक्षा प्रणाली थी, उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाए। पांचवा रिकमेंडेशन था कि जो मेथड ऑफ टीचिंग है उसमें क्या किया जाए, इम्प्रूवमेंट किया जाए, जो शिक्षण पद्धति है उसमें सुधार किया जाए। ये जो कमीशन थी, जो हमारी सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन थी, उस पे जो हमारी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, इस रिपोर्ट पे जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने सबमिट की थी उस पे क्या किया, उसने डिस्कस किया और उसे एक्सेप्ट किया कुछ मॉडिफिकेशन की तरह। मतलब जो भी रिपोर्ट मुदलियार कमीशन ने सबमिट की थी उसको किसने, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जो शिक्षा सलाहकार बोर्ड था, उसने इस पर डिस्कस किया और इसे एक्सेप्ट करने के साथ साथ
एक्सेप्ट तो किया पर उसमें कुछ संशोधन के साथ एक्सेप्ट किया। ठीक है, ये जो स्कीम थी हायर सेकेंडरी एजुकेशन की, इसको पूरी कंट्री में क्या किया गया, लॉन्च किया गया। ये जो योजना थी उच्च माध्यमिक शिक्षा की, इसको पूरे देश में शुरू किया गया। और जो हमारी काउंसिल थी सेकेंडरी एजुकेशन की, उसे कहाँ पे सेटअप किया, सेंटर में, मतलब केंद्र में अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। जो हमारी इंडियन काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है वो सेंटर में बनाई गई। अब क्या था कि अब आपने समझ लिया कि मेजर रिकमेंडेशन क्या थे। अब हम जानते हैं कि पूरी की पूरी जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन थी, मुदलियार कमीशन, उसने क्या रिकमेंडेशन दिए अपनी रिपोर्ट में। पहला रिकमेंडेशन था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम, जो पाठ्यक्रम का संगठन है उससे रिलेटेड उसने रिकमेंडेशन दिया, उससे रिलेटेड उसने सिफारिश की। पहला था कि कैसा जो हमारा करिकुलम हो, पाठ्य चर्चा हो, वो कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए। इसके लिए जो मिडिल स्कूल स्टेज था, जो मध्य विद्यालय स्तर था, उसमें क्या कि उसने उससे रिलेटेड कि मिडिल स्कूल का करिकुलम कैसा हो, उसके लिए कुछ सुझाव दिए। पहला था कि जो लैंग्वेज हो, भाषा हो, वो क्या होनी चाहिए, मदर टंग या ओरिजिनल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज। मतलब जो भाषा होनी चाहिए, लैंग्वेज होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, या तो मातृभाषा होनी चाहिए या मूल भाषा राष्ट्रभाषा होना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय भाषा। मतलब उसकी जो मदर टंग है वो, और इंटरनेशनल लैंग्वेज जिसे आप इंग्लिश भी कह सकते हैं, कि ये लैंग्वेज सेकेंडरी एजुकेशन में होनी चाहिए। मतलब लैंग्वेज में प्राथमिकता किसको दी जा रही है, प्रेफरेंस किसको, मदर टंग को। और साथ ही साथ जो इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है उसे भी दी जा रही है। मतलब ये नहीं कि लैंग्वेज सिर्फ मदर टंग होगी, मदर टंग के साथ जो दूसरी लैंग्वेज होगी, सेकेंडरी लैंग्वेज होगी, वो होगी इंग्लिश। दूसरा सोशल स्टडीज, तीसरा जनरल साइंस, चौथा मैथमेटिक्स, पांचवा आर्ट एंड क्राफ्ट, छठा फिजिकल एजुकेशन और सातवां क्राफ्ट। तो कि मिडिल स्कूल में ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाने चाहिए। ये मुडलियार कमीशन का कहते सजेशन थे, रिकमेंडेशन थे। अब क्या है कि मिडिल स्कूल के बाद जो हाई एंड हायर सेकेंडरी स्टेज थी, उसमें क्या है, करिकुलम को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। मतलब मिडिल क्लास में तो सब्जेक्ट क्या है, कंपलसरी है। उसके बाद मतलब मिडिल क्लास में वो सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। पर सेकेंडरी जो स्टेज है हमारी, उसमें क्या है, करिकुलम को 2 कैटेगरीज में, 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया। पहली जो श्रेणी थी या पहली स्टेज क्या थी, कोर करिकुलम, जो मुख्य पाठ्य चर्चा थी। इसमें क्या है कि ये सारे स्टूडेंट के लिए क्या थी, कॉमन थी। हर एक जो स्टूडेंट है, छात्र, उसके लिए ये कॉमन सब्जेक्ट थे। इनमें कौन कौन से जो सब्जेक्ट थे जिसकी स्टडी करनी थी बच्चों ने हायर सेकेंडरी में, पहला था लैंग्वेज, भाषा, दूसरा था जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, तीसरा था सोशल स्टडीज, सामाजिक अध्ययन, चौथा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, प्राथमिक गणित, पांचवा क्राफ्ट, शिल्प। कोर करिकुलम में तो बच्चे ये 5 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। ये क्या थे, कंपलसरी कॉमन थे हर एक स्टूडेंट के लिए। जो सेकंड कैटेगरी थी वो क्या थी, हायर करिकुलम, उच्च पाठ्यक्रम में। इसमें क्या था कि जो भी सब्जेक्ट कोर करिकुलम थे, हर एक बच्चे के लिए जो कोर करिकुलम था, मुख्य पाठ्यक्रम था, वो क्या था, कंपलसरी था। हर एक बच्चे का वो कॉमन सब्जेक्ट थे। पर हायर करिकुलम में क्या था कि इसमें जो भी जो 7 ग्रुप्स हैं, उसमें क्या है, बच्चा हर एक ग्रुप से वो डिपेंड करता है कि बच्चा क्या है, जितने भी ये 7 ग्रुप है उनमें 3 सब्जेक्ट कहाँ पे पढ़ेगा, हायर स्टेज में। मतलब जब वो अपनी मिडिल क्लास को कंप्लीट कर लेगा, मिडिल स्टेज को कंप्लीट कर लेगा, तो हायर स्टेज में वो क्या करेगा, अपने उच्च स्तर में उसको 3 और सब्जेक्ट पढ़ने हैं अपने कोर करिकुलम के अलावा। मतलब उसके जो मुख्य सब्जेक्ट हैं 5, वो तो उसने पढ़ने ही है, साथ ही वो 3 सब्जेक्ट और पढ़ेगा अपनी चॉइस के। तो ये कौन से सब्जेक्ट हैं वो जो सेलेक्ट कर सकता है, वो कितने ग्रुप्स में, 7 ग्रुप्स में। उन 7 ग्रुप्स में कोई भी 3 सब्जेक्ट बच्चा ले सकता है हायर करिकुलम के अकॉर्डिंग। ठीक है, पहला ग्रुप था ह्यूमैनिटीज ग्रुप, जिसमें क्या आते थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, लॉजिक
एक्सेट्रा। जो मानविकी समूह था उसमें इतिहास, भूगोल, गणित, तर्क आदि ये सब्जेक्ट आते थे। दूसरा ग्रुप था साइंस ग्रुप, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, जियोग्राफी, हेल्थ एंड हाइजीन। ठीक है। तीसरा ग्रुप था टेक्निकल ग्रुप, जो था अप्लाइड मैथमेटिक, अप्लाइड साइंस, एलिमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग। ठीक है। चौथा ग्रुप था कमर्शियल ग्रुप, जिसमें आते थे इकोनॉमिक्स, बुक कीपिंग, शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग राइटिंग, कमर्शियल, जियोग्राफी। पांचवा ग्रुप था एग्रीकल्चर ग्रुप, जनरल एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री एंड बॉटनी। छठा ग्रुप था फाइन आर्ट्स ग्रुप, जिसमें आते थे हिस्ट्री ऑफ आर्ट, पेंटिंग, म्यूजिक, डांसिंग। सातवां ग्रुप था होम साइंस ग्रुप, होम इकोनॉमिक्स, न्यूट्रिशन एंड कुकरी, मदर क्राफ्ट एंड चाइल्ड केयर, होम नर्सिंग एक्सेट्रा। तो आप समझ गए कि जो हमारी हायर स्टेज में जो करिकुलम था वो 2 पार्ट्स में था, एक कोर, दूसरा था हायर। कोर के जो सब्जेक्ट हैं वो क्या है, कंपलसरी, और हायर करिकुलम में जो सब्जेक्ट है उसमें से बच्चा क्या है, 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करेगा अपने अकॉर्डिंग। अब हमारा दूसरा रिकमेंडेशन है मुडलियार कमीशन का, वो था प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, कि कैसा हमारा करिकुलम होना चाहिए, उसके निर्माण के कुछ प्रिंसिपल थे। ठीक है। पहला प्रिंसिपल था टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस। इसका मीन्स है कि जो हमारा करिकुलम है वो ये नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ एकेडमिक सब्जेक्ट बेस होना चाहिए। वो किस पे होना चाहिए, जितना भी एक्सपीरियंस बच्चा क्या है रिसीव कर रहा है, प्राप्त कर रहा है अपनी डेली गोइंग स्कूल एक्टिविटीज के थ्रू, कि मतलब बच्चा स्कूल जाने से जो कुछ भी सीख रहा है वो क्या है करिकुलम में ऐड होना चाहिए। चाहे वो क्लासरूम के अंदर की एक्टिविटीज हो, वर्कशॉप की, लाइब्रेरी की, प्लेग्राउंड की, या जो टीचर और बच्चों के बीच में बातचीत हो रही है, जो टॉक हो रही है, उससे मतलब ये पढ़ाई से रिलेटेड टॉक की बात हो रही है। ठीक है। कि चाहे वो क्या है पढ़ाई से रिलेटेड जो भी टीचर्स और बच्चों के बीच में टॉक हो रही है, ये सब किस में आता है, करिकुलम कंस्ट्रक्शन में, कि इस तरीके का करिकुलम, इस तरीके का पाठ्यक्रम का निर्माण हो जिससे बच्चे के क्या हो, टोटल एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि बच्चा जो भी एक्सपीरियंस स्कूल से रिसीव कर रहा है। ठीक है। दूसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी एंड इलास्टिसिटी। मीन्स कि जो हमारा करिकुलम है उसमें क्या होनी चाहिए, विविधता होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। हमारा करिकुलम इस तरीके का बना होना चाहिए कि वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो व्यक्तिगत अंतर है, उनको क्या कर सके, पूरा कर सके। इस तरीके की उसमें लचीलापन हो और विविधता हो, वैरायटी एंड इलास्टिसिटी हो। और हमारे करिकुलम में ऐसा प्रोविजन होना चाहिए, सिर्फ प्रावधान होना चाहिए कि वो किस तरीके का बना होना चाहिए कि हर एक बच्चे के, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो हर एक बच्चे की नीड्स और इंटरेस्ट को क्या करे, पूरा कर रहा हो। मतलब ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि जो करिकुलम है इस तरीके का बना हो कि वो बच्चों की आवश्यकताएं और रुचियों को अनुसार बना होना चाहिए। इसीलिए हमारा जो सेकंड प्रिंसिपल है वो क्या है कि हमारे करिकुलम में वैरायटी और इलास्टिसिटी होनी चाहिए। तीसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ लेजर, आराम का सिद्धांत। आराम का सिद्धांत मतलब कि जो हमारा करिकुलम है वो इस तरीके का डिजाइन होना चाहिए कि बच्चा क्या है इस तरीके से ट्रेन हो, इस तरीके से प्रशिक्षित हो कि वो सिर्फ काम के साथ साथ आराम भी करने का सोचे। उससे क्या होगा कि अगर बच्चे का जो स्कूल लाइफ है, या बच्चे का आप कहेंगे कि जब वो स्कूल में, ये रिकमेंडेशन, ये सिफारिश क्या कर रही है कि बच्चे की जो स्कूल लाइफ है उसको प्लेजेंट बना रही है, सुखद बना रही है। इससे क्या है कि बच्चे अपने खाली टाइम पे क्या होगी, उनके अंदर इंटरेस्ट और हॉबीज, मतलब उनके अंदर विभिन्न रुचियां और शौक कल्टीवेट करती है। कौन सा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ लेजर, कि बच्चा क्या है कि अगर उसको ये है कि वो काम कर रहा है, ठीक है, स्कूल में वो पढ़ाई कर रहा है, अगर उसको आराम करने की भी, तो उससे क्या है कि वो खाली टाइम पे उसके अंदर हॉबीज कल्टीवेट होंगी, इंटरेस्ट कल्टीवेट होंगे। तो इस तरीके का करिकुलम प्रिपेयर करना चाहिए, कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। चौथा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ को रिलेशन।
इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो हमारा करिकुलम है, पाठ्यचर्या है, कि उस तरीके का बना होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट है हमारे करिकुलम में वो क्या हो, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हो। साथ ही साथ जो हमारे करिकुलम में सब्जेक्ट हैं वो क्या हो, बच्चे की लाइफ के साथ क्या हो, को रिलेट हो, जुड़े हुए होने चाहिए। ये नहीं कि उनको कुछ जो नैरो आइटम्स की बात करें, ऐसी जानकारी प्रोवाइड करें, ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें जो उनकी लाइफ में कहीं यूज नहीं होती। तो उनके करिकुलम इस तरीके का बना होना चाहिए, इस तरीके का कंस्ट्रक्ट होना चाहिए कि वो क्या करें, उसे अपनी लाइफ के साथ जोड़ सकें। ठीक है। पांचवा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी सेंटर्डनेस, जो सामुदायिक केंद्रितता का सिद्धांत है। इसमें क्या है कि जो करिकुलम है वो किससे रिलेटेड होना चाहिए, कम्युनिटी लाइफ से। जो सामुदायिक जीवन है हमारा पाठ्यक्रम उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए। जो भी जो कम्युनिटीज एक्टिविटीज हैं बच्चे को उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ करना चाहिए, और उसको इसकी क्या करनी चाहिए, इंटरप्ट करनी चाहिए, व्याख्या करनी चाहिए कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है कम्युनिटी लाइफ। इससे क्या होगा कि बच्चे की जो फ्यूचर लाइफ है उसे हेल्प मिलेगी, क्योंकि जो कम्युनिटी में काम करने में या कम्युनिटी को समझने में बच्चे के क्या है, उसका फ्यूचर लाइफ में हेल्प करेगा। तो इसीलिए बच्चे का जो करिकुलम है या जो हमारा करिकुलम होना चाहिए वो किससे रिलेटेड होना चाहिए, कम्युनिटी लाइफ से, सामुदायिक जीवन से। अब तीसरा रिकमेंडेशन क्या था मुदलियार कमीशन का, रिकमेंडेशन ऑन टेक्स्ट बुक। अब हमारा क्या है, करिकुलम का ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, तो तीसरा रिकमेंडेशन क्या है, टेक्स्ट बुक रिलेटेड। इसमें क्या पहला क्या रिकमेंडेशन है, हाई पावर टेक्स्ट बुक कमेटी की एक ऐसी कमेटी कंस्टिट्यूट करने के लिए सिफारिश करी जो क्या हो, हाई पावर टेक्स्ट बुक से रिलेटेड हो। ये इसमें क्या, जो ये हमारी कमेटी है उसमें कौन कौन इंक्लूड होने चाहिए। पहला था ए हाई डिग्निटरी ऑफ द जुडिशरी ऑफ द स्टेट, प्रिफरेबली ए जज ऑफ हाई कोर्ट। मतलब क्या होना चाहिए कि राज्य की न्यायपालिका का एक उच्च गणमान्य व्यक्ति होना चाहिए। जो हमारी न्यायपालिका है या हमारा जो हाई कोर्ट है उसका क्या होना चाहिए, गणमान्य सदस्य होना चाहिए। या आप कहें कि प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं, जो हाई कोर्ट का जज होता है। ये कमेटी में पहला ये शामिल होना चाहिए। दूसरा, ए मेंबर ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ द रीजन, जो क्षेत्र के लोक सेवा आयोग का एक सदस्य होना चाहिए। एक तो क्या होना चाहिए, हाई कोर्ट का कोई भी जुडिशरी होनी चाहिए, सॉरी उसका एक डिग्निटरी व्यक्ति होना चाहिए, एक उच्च गणमान्य व्यक्ति होना चाहिए। दूसरा क्या है, पब्लिक सर्विस कमीशन, जो लोक सेवा आयोग होता है उसका एक मेंबर होना चाहिए। तीसरा, वाइस चांसलर ऑफ द रीजन, जो क्षेत्र का कुलपति होना चाहिए। चौथा, ए हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस इन द स्टेट, जो राज्य की या तो कोई प्रधानाध्यापिका होनी चाहिए या प्राध्यापक। पांचवा, टू डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनिस्ट, जो 2 प्रतिष्ठित शिक्षाविद होने चाहिए। पांचवा, द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा निर्देशक। अब जो एक कमेटी फॉर्म हुई है, इस कमेटी का फंक्शन क्या था, इस कमेटी का फंक्शन था कि एक ऐसा पैनल प्रिपेयर हो जो क्या करे कि सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन, जो हमारे सेकेंडरी स्कूल के एजुकेशन का करिकुलम हो उसको क्या कर सके, रिव्यू कर सके। जो भी सब्जेक्ट हमारे करिकुलम में इंक्लूडेड हैं, जो भी सब्जेक्ट हमारे क्या हैं सेकेंडरी एजुकेशन में ऐड हैं या शामिल हैं, उनको क्या करे, ये जो पैनल तैयार हुई है, ये जो कमेटी है वो क्या करे, इसको रिव्यू करे, उसकी समीक्षा करे। दूसरा फंक्शन था कि ये कमेटी क्या करे कि अगर नेसेसरी है, आवश्यक है, तो जो टेक्स्ट बुक है उनको लिखने के लिए, उनकी राइटिंग के लिए एक्सपर्ट को इनवाइट करे। तीसरा था कि जो भी उन्हें फंड मिल रहा है इन सेल करने में, मतलब इन टेक्स्ट बुक के सेल करने में जो भी फंड हो रहा है उसके लिए क्या एक कोर्स बनाए, एक फंड मेंटेन करे उस कोर्स का। ठीक है। चौथा है कि जो ये कमेटी है और हर एक स्टेट की अपनी अपनी कमेटी है, वो क्या करे, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें और रीजनल बेसिस पे, क्षेत्रीय आधार पे जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसको क्या करे, उसके लिए सुटेबल टेक्स्ट बुक कंसल्ट करे। तीसरा रिकमेंडेशन था रिकमेंडिंग ए रीजनेबल
नंबर ऑफ बुक्स, जो पुस्तकों की उचित संख्या की सिफारिश करना। मीन्स कि हर एक सब्जेक्ट की एक सिंगल टेक्स्ट बुक प्रिस्क्राइब नहीं करनी चाहिए, किसी भी विषय की एकल पाठ्यपुस्तक निर्धारित नहीं करनी चाहिए। बच्चों को क्या है कि एक से ज्यादा टेक्स्ट बुक प्रिस्क्राइब करनी चाहिए कि वो अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट बुक सेलेक्ट कर सके। चौथा रिकमेंडेशन था रिकमेंडिंग डेफिनेट बुक्स फॉर लैंग्वेज। अब ये हमने क्या समझा कि एक सब्जेक्ट के लिए क्या है कि एक से ज्यादा टेक्स्ट बुक प्रिस्क्राइब करनी चाहिए, पर लैंग्वेज के केस में, भाषा के केस में क्या होनी चाहिए, डेफिनेट बुक, मतलब एक निश्चित बुक, निश्चित किताब क्या करनी चाहिए, प्रिस्क्राइब करनी चाहिए। पांचवा है फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल रिलीजियस आइडियोलॉजी। जो बुक होनी चाहिए, टेक्स्ट बुक होनी थी, उसमें पॉलिटिकल रिलीजियस आइडियोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी नहीं होना चाहिए। इस तरीके का कुछ नहीं होना चाहिए जिससे रिलीजियस या सोशल कोई भी कम्युनिटीज क्या हो, हर्ट हो, और बच्चों के अंदर ऐसी कुछ भी बातें, उनके माइंड को इफेक्ट करने वाली कोई भी बात टेक्स्ट बुक में नहीं लिखी होनी चाहिए। मतलब पॉलिटिकल रिलीजियस आइडियोलॉजी, राजनीतिक धार्मिक विचारधाराओं से क्या होनी चाहिए, टेक्स्ट बुक फ्री होनी चाहिए। छठा है डिस्करेजिंग फ्रीक्वेंट चेंज। ऐसा ना हो कि टेक्स्ट बुक में बार बार चेंजेस हो, तो क्या होना चाहिए कि जो टेक्स्ट बुक है उसमें बार बार फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं होने चाहिए। चौथा रिकमेंडेशन है इम्प्रूवमेंट इन मेथड्स ऑफ टीचिंग। जो शिक्षण के तरीके हैं उनमें सुधार। पहला है अपॉर्चुनिटीज फॉर क्लियर थिंकिंग एंड क्लियर एक्सप्रेशन। जो क्या होनी चाहिए, जो मेथड ऑफ टीचिंग होनी चाहिए, जो शिक्षण का तरीका होना चाहिए, वो इस तरीके का होना चाहिए कि बच्चों को एम्पल अपॉर्चुनिटीज मिले, पर्याप्त अवसर मिले कि बच्चा अपनी स्पीच और राइटिंग दोनों में ही क्या करे, क्लियर थिंकिंग एंड क्लियर एक्सप्रेशन को डेवलप कर सके। अपने भाषण और लेखन दोनों में ही क्या करे, अपनी स्पष्ट सोच और स्पष्ट अभिव्यक्ति को विकसित कर सके। दूसरा है एम्पैथाइज ऑन पावरफुल एंड रियलिस्टिक सिचुएशन। कि जो मेथड ऑफ टीचिंग होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इतना पावरफुल होना चाहिए कि वो बच्चे के वर्बलिज्म एंड मेमोराइजेशन, जो शाब्दिकता और याद रखना है, इससे हटकर होना चाहिए। लर्निंग कैसी होनी चाहिए, सीखना कैसा होना चाहिए, पर्पसफुल होना चाहिए, कॉन्क्रीट होना चाहिए, रियलिस्टिक सिचुएशन में होना चाहिए कि बच्चे के अंदर इस तरीके की कि वो क्यों सीख रहा है, ऐसा पर्पस होना चाहिए। ना कि बच्चे को किसी चीज की याद कराना या उसे ये जो शाब्दिकता है, एक शब्द बताने की इन्हें उसे याद करना है, इस सिचुएशन से हटकर जो मेथड ऑफ टीचिंग होनी चाहिए। तीसरा है रियल अटैचमेंट टू वर्क। कि बच्चे का क्या होना चाहिए, अपने काम के प्रति, अपने वर्क के प्रति क्या होना चाहिए, रियल अटैचमेंट होना चाहिए, वास्तविक लगाव होना चाहिए। टीचिंग, जो मेथड ऑफ टीचिंग है, जो शिक्षण के तरीके इस तरीके से हो कि बच्चे को अपने काम से क्या हो, लगाव हो, अटैचमेंट हो, और बच्चा क्या है, उसके अंदर ऐसी डिजायर होनी चाहिए, ऐसी इच्छा पैदा होनी चाहिए कि बच्चा क्या करे, इफिशिएंटली, ऑनेस्टली एंड थ्रोली क्या करे, अपने काम को पूरा करे। चौथा है इनकलकेटिंग डिजायरेबल वैल्यूज एंड एटीट्यूड। जो टीचिंग मेथड है उनका एम सिर्फ नॉलेज इंपार्ट करना नहीं होता कि वो बच्चे को क्या कह ज्ञान दे रहे हैं, ये हमारी टीचिंग नहीं होनी चाहिए। टीचिंग क्या होनी चाहिए, इस तरीके से होनी चाहिए कि बच्चे के अंदर डिजायरेबल वैल्यूज, प्रॉपर एटीट्यूड एंड हैबिट ऑफ वर्क क्या होने चाहिए, इनकलकेट होने चाहिए। कि बच्चे के अंदर क्या है, वांछनीय मूल्यों और उचित व्यवहार और कार्य की आदतों को विकसित करना क्या होना चाहिए, हमारी शिक्षण विधियों का उद्देश्य होना चाहिए। पांचवा रिकमेंडेशन था प्रोविजन ऑफ को करिकुलर एक्टिविटी। जो सह पाठ्यक्रम गतिविधियां उनके लिए प्रावधान। जो हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज है वो हमारी एजुकेशन का है इंटीग्रल पार्ट है। हमारी एजुकेशन, जो हमारी एजुकेशन है, शिक्षा है, उसमें क्या है, को करिकुलर एक्टिविटी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इसीलिए क्या है, इन एक्टिविटीज की, इन को करिकुलर एक्टिविटीज की क्या है, ट्रेनिंग को इनकरेज करना चाहिए। ये ट्रेनिंग चाहे स्काउट मूवमेंट हो, एनसीसी हो, फर्स्ट एड हो, ये जो भी को करिकुलर एक्टिविटीज है इनको इनकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। छठा है इंडिविजुअल सेंटर्ड मेथड। जो व्यक्तिगत केंद्रित विधियां हैं,
इसमें क्या है कि जो हमारा मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जो हमारे निर्देश के तरीके हैं, वो क्या है, हर एक स्टूडेंट, जो इंडिविजुअल स्टूडेंट हैं, उनकी नीड को क्या करे, पूरा करें। क्योंकि बच्चे क्या हैं, कोई बच्चे डल होते, कुछ एवरेज, कुछ ब्राइट। तो हमारा इंस्ट्रक्शन निर्देश का तरीका ऐसा होना चाहिए कि हर एक बच्चा अपनी पेस के अकॉर्डिंग प्रोग्रेस कर सके, मतलब अपनी गति के अकॉर्डिंग प्रगति कर सके। हर जो हमारी टीचिंग मेथड हम यूज कर रहे हैं अपने इंस्ट्रक्शन में, वो क्या होनी चाहिए, हर लेवल में जो इंटेलिजेंस का लेवल है उस पे सूट होनी चाहिए। क्योंकि हर एक क्या है, स्टूडेंट इंडिविजुअल डिफरेंट है, हर एक छात्र एक दूसरे से डिफरेंट है, भिन्न है। सातवां रिकमेंडेशन है एस्टेब्लिशिंग एक्सपेरिमेंटल एंड डिमॉन्स्ट्रेशन स्कूल। इस तरीके के विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए जो क्या करे, एक्सपेरिमेंट और डिमॉन्स्ट्रेशन बेस्ड हो। ठीक है, इन विद्यालयों को इनकरेज करना चाहिए जो प्रायोगिक एंड प्रदर्शन करते हों। पांचवा रिकमेंडेशन है रिकमेंडेशन फॉर इम्प्रूविंग द सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन। जो हमारी परीक्षा प्रणाली थी उसके सुधार के लिए सिफारिश करती है मोड्रियार कमीशन। वो सुधार, इम्प्रूवमेंट के लिए क्या सिफारिश कर रही है? पहला है रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। जो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होते हैं, बाहरी परीक्षाएं होती है, उनको कम किया जाए। दूसरा है सब्जेक्टिविटी बी मिनिमाइज। अब क्या होता है कि जो एग्जामिनेशन सिस्टम था वहां पे कौन से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं? सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो क्या होते हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चन। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करा के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको मिनिमाइज कर सकते हैं। ये क्या था? रिकमेंडेशन था मोन्ट्रियल कमीशन का। तीसरा था इनकरेजिंग रेशनल अंडरस्टैंडिंग। जो हमारा नेचर ऑफ टेस्ट और टाइप ऑफ क्वेश्चन था, जो परीक्षण की प्रकृति और प्रश्नों का प्रकार था, उससे क्या है, इस तरीके का बनाया जाए, इस तरीके के प्रश्न बनाए जाए जो क्या करे, क्रैमिंग या रटने को क्या करे, डिस्करेज करें, हतोत्साहित करें रटने की पद्धति को, और इंटेलिजेंट अंडरस्टैंडिंग को इनकरेज करे। कि बच्चा क्या करे, समझने, जो अंडरस्टैंडिंग है, समझने, उस पे ज्यादा ध्यान दे रटने के बजाय। इस तरीके का क्या है, जो एग्जामिनेशन सिस्टम होना चाहिए। साथ ही साथ इससे क्या होगा कि हम अगर बच्चे की रटने की पद्धति को कम करेंगे तो जो रेशनल अंडरस्टैंडिंग है, जो तर्क संगत समझ है, उसको क्या करेंगे, इनकरेज करेंगे। तो इस तरीके का जो एग्जामिनेशन सिस्टम होना चाहिए मुदलियार कमीशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। चौथा है मेंटेनिंग स्कूल रिकॉर्ड्स। जो बच्चे के स्कूल रिकॉर्ड हैं उनको मेंटेन करने चाहिए, उनका रख रखाव करना चाहिए। पांचवा है बेसिस ऑफ फाइनल असेसमेंट। जो अंतिम मूल्यांकन होगा, फाइनल असेसमेंट होगा, वो किसके आधार पे होगा? बच्चे के जो भी इंटरनल टेस्ट हैं और बच्चे के स्कूल रिकॉर्ड के बेस पे। और ये जो भी स्कूल रिकॉर्ड्स हैं या फाइनल असेसमेंट है, वो क्या है, बच्चों को दिया जाना चाहिए। छठा है सिस्टम ऑफ सिंबॉलिक मार्किंग। अब क्या है कि जो एक्सटर्नल और इंटरनल एग्जामिनेशन हो रहे हैं उसमें जो भी नंबर्स की मार्किंग हो रही है वो नंबर फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, केस में होनी चाहिए सिंबॉलिक फॉर्म में। मतलब आप बच्चों को मार्क्स सिंबल के फॉर्म में देंगे, जैसे ABCD। सातवां है नेचर ऑफ सर्टिफिकेट। जो सर्टिफिकेट इशू हो रहा है आफ्टर पब्लिक एग्जामिनेशन, जो सार्वजनिक परीक्षा के बाद प्रमाण पत्र जारी हो रहा है, उसमें क्या होना चाहिए, निम्नलिखित बातें शामिल होनी चाहिए। वो क्या बातें हैं? पहली है द रिजल्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन इन डिफरेंट सब्जेक्ट। जो विभिन्न विषयों में सार्वजनिक परीक्षा का परिणाम सर्टिफिकेट में शामिल होना चाहिए। दूसरा है कि जो भी इंटरनल टेस्ट के रिजल्ट हैं, जो भी सब्जेक्ट पब्लिक एग्जामिनेशन में इंक्लूडेड नहीं है, जो सार्वजनिक परीक्षाओं में जो विषय शामिल नहीं थे, उनके इंटरनल टेस्ट के परिणामों को, रिजल्ट को सर्टिफिकेट में इंक्लूड करना। तीसरा है कि बच्चे की जो भी विभिन्न गतिविधियां, जो भी वेरियस एक्टिविटीज बच्चे ने की है स्कूल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग, उन अचीवमेंट्स को बच्चे के सर्टिफिकेट में इंक्लूड करना। ये तीनों बातें सर्टिफिकेट में शामिल होनी चाहिए। उसके बाद आता है प्रोविजन ऑफ कंपार्टमेंटल सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन। ऐसा प्रावधान बने, ऐसा प्रोविजन बने कि बच्चे के पब्लिक एग्जामिनेशन सार्वजनिक परीक्षा के
बात क्या हो कि जो भी सब्जेक्ट बच्चा क्लियर नहीं कर पाया है, उसमें वो क्या कर सके, उसे रीअपियर कर सके उस परीक्षा में, उस सब्जेक्ट की परीक्षा में वो दोबारा बैठ सके, जिससे वो क्या है, उस सब्जेक्ट में पास हो सके। इस तरीके का प्रावधान बनाए, इस तरीके का प्रोविजन बनाए। छठा रिकमेंडेशन था रिकमेंडेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑन वोकलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। शिक्षा पे जो व्यवसायीकरण पर माध्यमिक शिक्षा की सिफारिश। इसमें क्या था, पहला डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्स। जो भी सेकेंडरी स्कूल की एजुकेशन सिस्टम था, उसमें क्या हो, डाइवर्सिफिकेशन हो कोर्स में, जिससे क्या है कि बच्चे अपने इंटरेस्ट, एटीट्यूड और टैलेंट से क्या करे, उसको प्राप्त कर सके। मतलब बच्चे की जो भी रुचियाँ, योग्यताएं या प्रतिभाएं हैं, उनको वो शिक्षा के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से पूरा कर सके, जिससे बच्चे का क्या है, ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके और बच्चा प्रोडक्टिव और कोऑपरेटिव बन सके। डाइवर्सिफिकेशन हो पाएगा कोर्स का, तो बच्चा क्या है, वोकेशनली एजुकेट हो पाएगा। दूसरा है मल्टीपर्पज स्कूल। अब क्या है, वोकेशनल एजुकेशन के लिए मल्टीपर्पज स्कूल की स्थापना होना। डाइवर्सिफाइड कोर्स को स्टार्ट करने के लिए ऐसे स्कूलों की स्थापना या ऐसे स्कूल शुरू करने चाहिए जहां मल्टीपर्पज एजुकेशन दी जानी चाहिए। तीसरा है प्रोविजन ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन। इस प्रोविजन से क्या है कि बच्चों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक ग्रेट अपॉर्चुनिटीज मिलती है कि बच्चा रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर एजुकेशन ले सके। साथ ही साथ जो रियलिस्टिक कंडीशन होती है, उसको वहाँ पे काम करने की अपॉर्चुनिटी भी प्राप्त होती है। ऐसे अवसर भी मिलते हैं कि वो यथार्थवादी या रियलिस्टिक कंडीशन में काम कर सके। चौथा है प्रोविजन ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जो तकनीकी शिक्षा का प्रावधान। इस प्रोविजन से क्या है कि ऐसे जो टेक्निकल स्कूल हैं, उनको बहुत ज़्यादा नंबर्स में स्टार्ट किया जाए, जो क्या है, मल्टीपर्पज स्कूल का पार्ट है। ठीक है, जहाँ पे मल्टीपर्पज मतलब वहाँ पे शिक्षा के अलावा टेक्निकल या वोकेशनल एजुकेशन दी जा रही है। इससे क्या है कि उन स्कूलों में, उन टेक्निकल स्कूलों में टेक्निकल नॉलेज भी दी जा रही है, टेक्निकल एजुकेशन एज वेल एज जनरल एजुकेशन। जो सामान्य शिक्षा है, उसके साथ साथ टेक्निकल नॉलेज भी दी जाती है। इसके लिए क्या है, नंबर ऑफ सेंट्रल टेक्निकल इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किए जाने चाहिए। सातवां रिकमेंडेशन है रिकमेंडेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ऑन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ये रिकमेंडेशन किससे रिलेटेड है, जो मार्गदर्शन और परामर्श से रिलेटेड। पहला है ग्रेटर अटेंशन। जो एजुकेशन अथॉरिटी हैं, उनके अकॉर्डिंग जो शिक्षा अधिकारी हैं, वो क्या करें, बच्चों को एजुकेशन गाइडेंस दे। मतलब इस बात पे ज्यादा ध्यान दे कि बच्चों को गाइड किया जाए, उनका मार्गदर्शन किया जाए। दूसरा रिकमेंडेशन था कोऑपरेशन ऑफ वेरियस पर्सनल। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं विभिन्न कर्मियों का सहयोग। यहाँ पे जो हम कह रहे हैं कोऑपरेशन, ये किनका हो, कोई न्यू स्पेशलिस्ट, कोई नया विशेषज्ञ अपॉइंट ना हो इस काम के लिए, गाइडेंस देने के लिए। कौन होने चाहिए, वो चाहे पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, हेडमास्टर हो, प्रिंसिपल हो, ये सब क्या करें, कोऑपरेट करके बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड करें। ठीक है, क्योंकि इसका रिकमेंडेशन था बच्चों को माध्यमिक शिक्षा में, सेकेंडरी एजुकेशन में मार्गदर्शन और उनका परामर्श करना। तो बच्चे का कोऑपरेशन किनके बीच में हो, जो माता पिता हो, टीचर्स हो, प्रिंसिपल हो, इनके बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए। तीसरा है ट्रेन गाइडेंस ऑफिसर एंड कैरियर मास्टर। जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उनमें क्या किया जाए, ट्रेन गाइडेंस ऑफिसर, जो प्रशिक्षित गाइडेंस ऑफिसर है, और करियर मास्टर्स, उनको अपॉइंट किया जाए। चौथा है सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जो भी हमारे एजुकेशनल गाइडेंस देने के लिए सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया जाए, जो शैक्षिक मार्गदर्शन के लिए क्या किया जाए, केंद्रीय अनुसंधान का संगठन किया जाए, जिससे क्या हो कि बच्चों को टाइम टू टाइम गाइडेंस और उनकी काउंसलिंग की जा सके। पांचवा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस ब्यूरो। अब क्या है कि ये कमेटी या ये जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है, ये क्या रिकमेंडेड करती है कि हर एक स्टेट में एक
ब्यूरो की स्थापना होनी चाहिए, जो क्या करे कि जो भी एक्टिविटीज अभी हमने बताई कि सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश होना चाहिए, और जो भी क्या है कि किसी भी स्कूल में काउंसलिंग करने के लिए या वहाँ पे करियर मास्टर होने चाहिए, इन सब की क्या कर सके कि एक योजना बनाने के प्लान बनाने का काम किनका होना चाहिए, ये ब्यूरो का। ठीक है, ये ब्यूरो क्या करेगा, एजुकेशनल और वोकेशनल गाइडेंस रिलेटेड जो भी काम है उसके लिए ये ब्यूरो स्थापित किया जाना चाहिए। 8वां रिकमेंडेशन रिलेटेड है हमारा सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन से, पर्यवेक्षण और निरीक्षण से। इस रिकमेंडेशन में क्या था, इस सिफारिश में क्या था, पहला था रोल ऑफ द इंस्पेक्टर की निरीक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। निरीक्षक की क्या भूमिका थी कि वो हर एक स्कूल की जो भी स्टडी रिलेटेड, जो अध्ययन रिलेटेड क्या है प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, उनकी जानकारी ले, उन समस्याओं को दूर करने के, उन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सजेशन दे कि कैसे इन प्रॉब्लम को इम्प्रूव किया जा सकता है। साथ ही साथ वो टीचर्स को हेल्प दे, मतलब उनको एडवाइस और रिकमेंडेशन, सिफारिश और जो भी उसको सहायता करनी है, टीचर्स को हेल्प करे कि वो कैसे स्टडी को इम्प्रूव कर सकते हैं, टीचिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं। दूसरा क्या है, स्पेशल इंस्पेक्टर, विशेष निरीक्षक। अब कुछ सब्जेक्ट हैं स्पेशल सब्जेक्ट लाइक डोमेस्टिक साइंस, आर्ट, म्यूजिक, इन सब्जेक्ट के निरीक्षण के लिए, इंस्पेक्ट के लिए क्या होना चाहिए, स्पेशल इंस्पेक्टर अपॉइंट होने चाहिए। तीसरा है सिलेक्शन ऑफ इंस्पेक्टर, जिस भी व्यक्ति का, जिस भी पर्सन का सिलेक्शन हो रहा है इंस्पेक्टर की, उसमें उसके पास क्या होनी चाहिए, हाई एकेडमिक क्वालिफिकेशन, उच्च शैक्षणिक योग्यता, एडिकेट टीचिंग एक्सपीरियंस, पर्याप्त शिक्षण अनुभव या एक्सपीरियंस एज हेड मास्टर ऑफ हाई स्कूल। वो क्या होना चाहिए, हाई स्कूल का हेड मास्टर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर क्या है किसी भी व्यक्ति का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रहा है, उसका डायरेक्ट अपॉइंटमेंट हो रहा है इंस्पेक्टर के उसमें, तो उसके पास क्या होना चाहिए, पहला टीचर्स और 10 ईयर एक्सपीरियंस, उसके पास 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए कि वो शिक्षक के रूप में, मतलब वो शिक्षक होना चाहिए, टीचर होना चाहिए, और साथ ही साथ उसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरा, वो हाई स्कूल का हेडमास्टर होना चाहिए। तीसरा कि अगर वो जिस भी कॉलेज में ट्रेनिंग करा रहा है, वहां पे क्या है कि उसके पास 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब जिस भी स्कूल के लिए अगर वो इंस्पेक्टर बनाया जा रहा है, तो उसके पास क्या होना चाहिए, कम से कम 3 से 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। चौथा है ड्यूटीज और इंस्पेक्टर, जो निरीक्षक के कर्तव्य, इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव, दूसरा है एकेडमिक। पहले एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी में, प्रशासनिक कर्तव्य में क्या आता है कि इसमें जो भी इंस्पेक्शन होगा वो क्या होगा, एनुअल बेस्ड होगा, वार्षिक निरीक्षण होगा। इसमें क्या है, स्कूल के रिकॉर्ड्स, अकाउंट, ऑफिस रूटीन, इन सबको क्या किया जाएगा, इंस्पेक्ट किया जाएगा, इन सब की जांच की जाएगी। साथ ही साथ ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी है इंस्पेक्टर की, वो क्या कर सकता है, जो भी कैपेबल रिक्रूटमेंट कर सकता है, जो भी किसी भी सब्जेक्ट का मास्टर है, इन स्टाफ का क्या कर सकता है, रिक्रूटमेंट कर सकता है, उनकी भर्ती कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी है किसी भी इंस्पेक्टर की। दूसरी है एकेडमिक ड्यूटी। एकेडमिक ड्यूटीज में क्या होता है कि ये इसमें जो पैनल ऑफ एक्सपर्ट हैं, वो उनके द्वारा की जाती है ये ड्यूटी या ये इंस्पेक्शन। इसमें क्या करता है कि ये लोग कोई भी सीनियर टीचर या हेड मास्टर को क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, और उनके साथ 2 से 3 दिन क्या करेंगे, स्कूल को इंस्पेक्ट करेंगे और स्टाफ के साथ डिस्कस करेंगे, जो भी स्कूल लाइफ या स्कूल एक्टिविटीज रिलेटेड, चाहे वो प्रॉब्लम है या किस तरीके का स्कूल का जो एकेडमिक सेशन चल रहा है वो किस तरीके का चल रहा है। तो एकेडमिक ड्यूटीज क्या है इंस्पेक्टर की, कि वो कोई भी ये पैनल क्या करेगा, स्कूल के ही जो टीचर्स या हेडमास्टर हैं उनको अपने साथ इंक्लूड करेगा और स्कूल का इंस्पेक्शन करेगा। उसके लिए वो 2 से 3 दिन स्कूल में बिताएगा, और साथ ही साथ जो स्कूल स्टाफ है उनके साथ डिस्कस करेगा, जो भी एस्पेक्ट हैं, जो भी पहलू हैं स्कूल लाइफ के, चाहे वो स्कूल एक्टिविटीज के। ये सारे के सारे रिकमेंडेशन किसके थे, मोडियार कमीशन के। अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।